Hello everyone, I am Dr. Shruti Pandey. I am working as an assistant professor at Kite Group of Institutions, and today we will be dealing with state space analysis. So, first of all we will get to know कि what exactly is state space analysis. तो state space analysis हम करते क्यों हैं? पहले तो अभी तक हमने किसी भी सिस्टम का एनालिसिस करने के लिए क्या क्या पढ़ा है. कोई भी सिस्टम है उसके एनालिसिस करने के लिए हम इनिशियली जो पढ़ते आ रहे हैं वो है ट्रांसफर फंक्शन. ट्रांसफर फंक्शन किसी भी एलटीआई सिस्टम का उस सिस्टम की स्टेट बताता है या उस सिस्टम के फीचर्स बताता है. या हम ट्रांसफर फंक्शन की मदद से किसी भी सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं ताकि हम उसे फर्दर आगे यूज में ला सकें या एप्लीकेशन में ला सकें. ठीक है, तो अब तक हम किसी भी सिस्टम को पढ़ने के लिए ट्रांसफर फंक्शन पढ़ चुके थे. अब है स्टेट स्पेस एनालिसिस. तो जब वी ऑलरेडी हैड ट्रांसफर फंक्शन किसी भी सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, किसी की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, तो फिर स्टेट स्पेस एनालिसिस करने की क्या ज़रूरत है. तो स्टेट स्पेस एनालिसिस और ट्रांसफर फंक्शन में देयर इज अ वाइड डिफरेंस. और ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन में ही हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन इज बेसिकली यूज फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. ठीक है, ऐसा सिस्टम जो लीनियर हो और टाइम के साथ लगातार वैरी ना कर रहा हो. ठीक है, अगर कोई स्पेसक्राफ्ट है और अगर हमें उसका एनालिसिस करना है जो लगातार, जिसकी अलग अलग स्पीड है, जिसका अलग अलग फ्यूल है, जिसके बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं और टाइम के साथ उसकी स्पीड वैरी करती चली जा रही है, तो इस तरीके के जो टाइम वेरिएंट सिस्टम है उसके लिए हम ट्रांसफर फंक्शन की मदद से उस सिस्टम का एनालिसिस नहीं कर सकते. ठीक है, तो दिस इज द रीजन वी हैव ऑप्टेड स्टेट स्पेस एनालिसिस फॉर द स्टडी ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम एंड लीनियर टाइम और नॉन लीनियर टाइम invariant system as well as variant system. ठीक है, तो it defines the state of the system. The next is कि this we have already read कि transfer function जो था that is was only valid for LTI system, जबकि जो state space है उसको हम time varying system के लिए और non linear systems के लिए भी यूज कर सकते हैं. ट्रांसफर फंक्शन टेक्निक में MIMO सिस्टम मतलब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम. कोई भी एक इनपुट दिया उसका एक अलग सेपरेट आउटपुट लिया, दूसरा इनपुट लिया उसका सेपरेट अलग आउटपुट लिया, तो हर सिस्टम के लिए अलग अलग ट्रांसफर फंक्शन बनाना पड़ता था विच वॉज कम्बरसम. लेकिन जो स्टेट स्पेस एनालिसिस है इसका स्पेशलिटी ही मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है. ठीक है, यानी मल्टीपल इनपुट्स के साथ ये अच्छे से डील कर सकता है. नेक्स्ट है दिस इज कैन बी अडॉप्टेड फॉर MIMO सिस्टम. अब जो बेसिक डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्टेट स्पेस एनालिसिस है वो है द स्टेट ऑफ डायनेमिक सिस्टम. ठीक है, डायनेमिक सिस्टम आप देख रहे हैं, स्टैटिक सिस्टम की बात नहीं हो रही है, लगातार वैरी कर रहा है सिस्टम, इसलिए हम उसे डायनेमिक सिस्टम कह रहे हैं. द स्टेट ऑफ डायनेमिक सिस्टम is the smallest set of variables such that the knowledge of these variables at a time t is equals to t0 together with the knowledge of input. ठीक है, उन variables की भी knowledge होनी चाहिए हमें t is equals to t0 पे, और input की भी वैल्यू, input की भी जानकारी होनी चाहिए. ठीक है, completely determines the behavior of the system for any time t is equals to greater than 0. यानी t greater than t0 के बाद किसी भी सिस्टम का बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स हम पता कर सकते हैं इफ वी हैव नॉलेज ऑफ वेरिएबल्स एट t इज इक्वल्स टू 0 एंड इफ वी हैव नॉलेज ऑफ इनपुट. ठीक है, तो ये वाले सेट ऑफ वेरिएबल्स जिनकी हम ऊपर नॉलेज की बात कर रहे हैं, इन सेट ऑफ वेरिएबल्स को हम कहते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, इससे देखते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस. पहले आरसी सर्किट का देखते हैं. ये मान लीजिए कोई सर्किट दिया हुआ है. ठीक है, आर सी और है, हाँ नहीं ठीक है, ये वाला सी ठीक है. ठीक है, ये हो गया V1 या V इनपुट, इसी से लेकर चलते हैं. इसके अंदर एक कौन सी करंट फ्लो कर रही होगी, सॉरी दिस इज RLC सर्किट, मैं इसलिए इसी से देख लेते हैं. ठीक है, मान लेते हैं इसके अंदर एक ILT करंट फ्लो कर रही है. तो पहले तो ये कि कोई भी सिस्टम में कितने नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स हो सकते हैं. तो जनरली जितने नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं यानी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं, जैसे इसके अंदर दो स्टोरिंग एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको. ठीक है, एक चार्ज स्टोरेज है और एक मैग्नेटिक फील्ड स्टोरेज है. ठीक है, दो स्टोरेज एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर. तो इसमें कितने स्टेट वेरिएबल्स हो सकते हैं, 2. तो जनरली हम उतने ही स्टेट वेरिएबल्स लेते हैं जितने, क्योंकि स्टेट वेरिएबल्स हम बेसिकली अब तक क्या बात कर रहे हैं कि स्टेट स्पेस एनालिसिस हम कर ही रहे हैं वैरिंग सिस्टम के लिए. तो पहले देख लेंगे कि कितनी चीजें वैरी कर सकती हैं किसी सिस्टम में. तो अगर ये कोई सिस्टम है तो इसके अंदर से इंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट लगातार वैरी करेगा, जैसे जैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके बेसिस पे करंट वैरी कर सकता है.
और कैपेसिटर के अक्रॉस जितना भी चार्ज है उस चार्ज के अकॉर्डिंग कैपेसिटर का वोल्टेज वैरी कर सकता है। तो कितने वैरिंग एलिमेंट मिल रहे हैं इस आरएलसी सर्किट में, ठीक है, क्योंकि इनपुट कांस्टेंट है, करंट के बेसिस पे ही ये जो करंट है जो इंडक्टर की वजह से लगातार वैरी कर रही है, ठीक है, क्योंकि हमको ये पता है कि कैपेसिटर अपने अक्रॉस इमीडिएट चेंज ऑफ करंट अलाउ नहीं करता है। इंडक्टर ही है जिसके अक्रॉस करंट लगातार लीनियरली या नॉन लीनियरली जैसे भी लगातार वैरी करती रहती है, और इसी तरीके से कैपेसिटर के अक्रॉस जो स्टोर्ड चार्ज है वो वैरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेट वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक हो सकता है ILT और दूसरा हो सकता है VCT या फिर Q, ठीक है, चार्ज भी, दोनों में से कुछ भी। तो जनरली नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स, जिसमें करंट इन इंडक्टर एंड वोल्टेज यानी या फिर चार्ज इन कैपेसिटर, इसके एग्जाम्पल में हम इन दोनों एलिमेंट्स को वेरिएबल मान सकते हैं। तो IT और VCT, IT या ILT सेम ही है, मैंने यहाँ ILT लिया है, ठीक है, ILT या VCT, इनको हम इस क्वेश्चन में या इस RLC सर्किट में स्टेट वेरिएबल्स मान सकते हैं, ठीक है। अब स्टेट वेरिएबल मॉडल, इसी को, यही जो RLC सर्किट है या RC सर्किट है, इसको यहाँ एनालाइज करके अगर देख लें, ठीक है, ये है R और ये है C, ठीक है, ये है V1, ये है R, ये है C, और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है ये मान लेते हैं VCT, ठीक है, या फिर आउटपुट कुछ भी, ठीक है, ये दूसरा हो गया V आउटपुट T, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने वो हो सकते हैं, स्टेट वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोरेज एलिमेंट एक है, तो यहाँ पे स्टेट वेरिएबल होगा एक, यानी VCT, ये वो वोल्टेज है जो लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से RLC सर्किट जो था RLC, ठीक है, RLC, ये हो गया V1T, ठीक है, V1T या V इनपुट T प्लस माइनस, और ये मान लेते हैं V2T, ठीक है, V2T V आउटपुट T, या फिर इसको हम VCT भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसके अंदर एक करंट फ्लो कर रही है जिसको हम ILT कह दें, तो इसकी इक्वेशन लिखकर देखते हैं, ये क्या होगा, माइनस V1T प्लस R ILT, ठीक है, प्लस L DILT बाई DT इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक इसके अंदर KVL लगा के एक इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हम ये वाला जो स्टेट वेरिएबल, हाँ एक पॉइंट और है कि स्टेट वेरिएबल में जनरली हम डिफरेंशियल फॉर्म लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म यानी d बाई dt, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने फिर से वही कंक्लूड कर रहे हैं कि हम किसी भी सिस्टम का स्टेट स्पेस एनालिसिस कर रहे हैं, एक तो किस तरीके का सिस्टम कर रहे हैं जो लगातार टाइम के साथ वैरी कर रहा है, ठीक है। तो टाइम के साथ वैरी, डिफरेंशियल में हम आराम से देख सकते हैं कि टाइम के साथ अगर कोई करंट वैरी कर रही है या कोई वोल्टेज वैरी कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लेते हैं। तो कोई भी अगर सर्किट दिया है तो सबसे पहले सर्किट के अंदर स्टेट वेरिएबल्स एनालाइज कर लेंगे और उसके बाद उनके एक डिफरेंशियल फॉर्म निकालेंगे, यानी टाइम के साथ वैरी करता हुआ फॉर्म, ठीक है। तो यहां से अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, DILT बाई DT इज इक्वल टू प्लस VCT इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये वाला पार्ट रह गया, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप VCT इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा, अगर बाकी सारे वो उधर लेकर जाएं तो आएगा VCT माइनस V1T होल अपॉन इसके साथ वाला जो L है L1 माइनस R बाई L ILT, ठीक है। तो ये एक दिख रही है इक्वेशन DILT की, ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरा वेरिएबल हम कौन सा ले सकते हैं, VCT के लिए क्या कर सकते हैं, ICT यानी इस ब्रांच से फ्लो होने वाली करंट इज इक्वल टू C dVCT बाई DT, और ICT ही तो ILT भी है, क्योंकि वही ILT यहाँ से भी फ्लो कर रही है और यही यहाँ से भी फ्लो कर रही है, तो इसको हम ILT लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम दूसरा एलिमेंट कौन सा पा सकते हैं, dVCT बाई DT, dVCT बाई DT इज इक्वल टू ILT बाई C, ठीक है, दूसरा एलिमेंट मिल गया ये, ठीक है। तो एक एलिमेंट हो गया ये, एक एलिमेंट हो गया ये एलिमेंट है, इसमें जो इसका स्टेट वेरिएबल है ये है VCT यानी चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, यानी वोल्टेज अक्रॉस सॉरी कैपेसिटर, और दूसरा एलिमेंट है ILT, ठीक है। अब अगर इन दोनों को हमें स्टेट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, अगर स्टेट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इसको मान लेते हैं, अगर हमने x1 पैरामीटर मान लिया तो ये हो गया x1,
और क्योंकि d बाई डी टी है, अगर it हो गया x1 और d बाई डी टी है तो इसको हम डैश से लिख सकते हैं x1 और इस पैरामीटर को मान सकते हैं x2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। अगर ये x1 x2 है और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना हो यानी x1 और x2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x1 है हमारा करंट, ठीक है, तो यहाँ पे करंट का एलिमेंट देख सकते हैं, करंट का एलिमेंट क्या है माइनस आर बाई एल, तो ये हो जाएगा माइनस आर बाई एल। और क्या x1 यानी DIL1 यही तो है ना, x1 यही है x1 डैश, ठीक है, x1 डैश है, इसमें क्या है, ये तो x2 है, x2 क्योंकि VC है माइनस V1T अपॉन L1 माइनस R बाई L, और ये क्या एलिमेंट है, ये है x1, तो x1 का कंपोनेंट क्या है R बाई एल, तो दिख रहा है x1 का कंपोनेंट है R बाई एल। क्या x1 डैश की इक्वेशन में, x1 डैश की इक्वेशन में x2 का कोई कंपोनेंट है, यहाँ देखते हैं x2 का कंपोनेंट है 1 अपॉन एल है, ठीक है, तो 1 अपॉन एल हो गया इसका कंपोनेंट। अब आते हैं x2 डैश की इक्वेशन में, ठीक है, ये है x2 डैश, x2 डैश की इक्वेशन में क्या है 1 अपॉन सी और IL क्या है x1, ठीक है, तो x2 डैश में x1 का क्या कंपोनेंट है 1 बाई सी, और x2 डैश में क्या x2 का कोई कंपोनेंट है, नहीं दिख रहा है यहाँ कोई कंपोनेंट, तो ये वाला पार्ट हो गया 0। ठीक है, तो अभी हम इनपुट की भी बात करेंगे, लेकिन मीनवाइल अभी ये देख लेते हैं कि अगर स्टेट स्पेस वेरिएबल्स दिए हैं तो उनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन है x1 डैश या जिसको हम स्टेट इक्वेशन कहते हैं, वो कौन कौन से टर्म्स के फंक्शन है, एक तो है स्टेट वेरिएबल का और दूसरा है इनपुट का। ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाला पॉइंट इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये जो V1T है यही इनपुट है, दिख रहा है ये वाले सर्किट में V1T इनपुट है, तो अगर V1T का भी कंपोनेंट लिखना चाहते हैं तो 1 अपॉन L1 हो जाता इनपुट का कंपोनेंट, यानी ये वाला इनपुट। तो जो स्टेट इक्वेशन है वो स्टेट वेरिएबल और इनपुट का फंक्शन है, और जो आउटपुट इक्वेशन है YT वो सिर्फ स्टेट वेरिएबल का कंपोनेंट है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको आगे फर्दर एक और एग्जांपल से। ओके, यहाँ पे जगह है। ठीक है, अब क्या है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में क्या है, सबसे पहले हम स्टेट इक्वेशंस देख लेते हैं। हाँ, पहले तो ये MIMO सिस्टम में क्या है, MIMO सिस्टम में देखते हैं मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, कि अगर कोई भी सिस्टम में मान लेते यही है, R है, L है और C है, ठीक है, RLC है, इसमें सबके अलग अलग आउटपुट्स होंगे। अगर हम इसके, ये है R, ये है L और ये है C, और ये हो गया V1 यानी V इनपुट लिख लेते हैं, V इनपुट हो गया, ठीक है, और ये हो गई करंट I और ये हो गया आउटपुट वोल्टेज VC, ठीक है, या फिर V0। तो इस सिस्टम के अंदर, इसी सिस्टम में अगर हम कुछ भी चाहें, अगर इंडक्टर के अक्रॉस करंट चाहें तो भी निकाल सकते हैं, अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज या करंट कुछ भी चाहें तो भी निकाल सकते हैं। तो यानी एक ही सिस्टम में, इस सिस्टम के अंदर इनपुट्स क्या क्या हैं, किसी भी सिस्टम में अगर इनपुट चाहिए तो इनपुट्स क्या क्या हैं, जिसको हम U1 से, ठीक है, इसको हम U इनपुट को हम U से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक सिस्टम है जिसके अंदर एक इनपुट है U1T, ठीक है, मल्टीपल इनपुट्स हैं U2T, ठीक है, U3T से डैश 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 UNT, ठीक है, इतने इनपुट्स अगर सिस्टम के अंदर, तो आउटपुट्स क्या क्या होंगे, आउटपुट होगा Y1T, ठीक है, Y2T, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट है, Y3T, ठीक है, जो भी वैल्यू में चाहे उस वैल्यू पे कोई भी इनपुट देके हम आउटपुट निकाल सकते हैं। ये हो गया Y, मान लेते PT, ठीक है, P है n नंबर ऑफ वेरिएबल्स कोई भी। और इन दोनों के अलावा इस सिस्टम के अंदर, ये है देखिए सिस्टम, इसके अंदर हमने बताया कि X हो गया, X वाला जो पार्ट है, X वाले पार्ट को भी पहले छोड़ के देखते हैं। U पार्ट, हमें U दिख रहा है, इनपुट्स दिख रहा है, ये U इनपुट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा ये Y पार्ट दिख रहा है, ये है Y के अलावा ABCD, ये तो सिस्टम के कॉन्स्टेंट्स हैं। सिस्टम के कॉन्स्टेंट्स के अलावा इसके अंदर और कौन सा टर्म बच रहा है, और टर्म बच रहा है स्टेट वेरिएबल का टर्म। ठीक है, तो यानी कोई भी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है, उसमें इनपुट और आउटपुट के अलावा किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर, किसी भी सिस्टम का एनालिसिस करने के लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर बच जाता है वो है स्टेट वेरिएबल्स, यानी X1T, X2T से लेकर ये वाले पॉइंट पे आ जाते हैं X, ये N हो गया, इसको M मान लेते हैं, MT, ठीक है, तो ये हो गया स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये देखिए, अगर कोई भी वो है मैट्रिक्स फॉर्म में देखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में U हो गया, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया U1 U2, ठीक है, इसको यहाँ से UM,
ये कितनी बाय कितने की मैट्रिक्स बन रही है, m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बन रही है। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इनपुट वेक्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि u है किसी भी सिस्टम का इनपुट, कोई भी सिस्टम है उसमें इनपुट दिया है हमने u, जो हमने अलग अलग दे रखे थे, इधर है आउटपुट y और इधर है x, ठीक है। तो u 1 से लेकर m तक दे रखे हैं, u m तक, ठीक है। इसी तरीके से स्टेट वेक्टर ऑफ द सिस्टम, स्टेट क्या है, हमने बात की है कि ये जो x1 x2 जितने भी दे रहे हैं ये कहाँ तक, xn तक, ये हो गया स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो स्टेट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, स्टेट वेक्टर को लिख सकते हैं x1 x2 से डैश डैश xn तक। इस मैट्रिक्स का क्या डायमेंशन है, इस मैट्रिक्स का डायमेंशन है n क्रॉस 1। इसी तरीके से आउटपुट वेक्टर जो है ये वाला पॉइंट, ये मान लेते हैं y1 y2 से लेके yp तक, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कितने फॉर्म की बन रही है, y1 y2 से लेकर yp तक, और ये मैट्रिक्स का डायमेंशन है p क्रॉस 1, ठीक है। तो अब हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब पूरा डिफरेंशियल स्टेट वेक्टर तैयार होगा तो क्या क्या होगा, ठीक है। इस इक्वेशन को लिख रहे हैं x1 डैश x2 डैश से लेकर xn डैश, ठीक है। ये मैट्रिक्स कितने की होगी, n क्रॉस 1 की हो गई, इक्वल टू a, ठीक है। a से पहले हम पहले x लिख लेते हैं, x हो गया x1 x2 x3 जो भी है से लेकर xn। ये भी मैट्रिक्स कितने की होगी, n क्रॉस 1, क्योंकि इसी का स्टेट इसी का है वो डिफरेंशियल फॉर्म, मतलब इसी x का dx बाई dt है ये, ठीक है। अब जो a मैट्रिक्स होगी, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम ये चीज जानते हैं कि समथिंग क्रॉस n होगा ये, क्योंकि ये n और ये n, ठीक है, तभी ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर ये और ये दोनों सेम हो, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट ये होगा कि x1 डैश इज इक्वल्स टू a1 इंटू x1, x2 डैश इज इक्वल्स टू a2 इंटू x1, ठीक है, x2, x3 डैश इज इक्वल्स टू a3 इंटू x3, इसी तरीके से xn इज इक्वल्स टू an इंटू xn, यानी ये मैट्रिक्स n क्रॉस n की होगी, क्योंकि n टाइम्स a भी आएगा, ठीक है, और ये वाला n इसकी वजह से, यानी हम इस a मैट्रिक्स का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं n क्रॉस n। अब नेक्स्ट आते हैं ax प्लस bu के, ठीक है। तो b भी यही होगा, b का ये वाला डायमेंशन n होगा, क्योंकि n टाइम्स b भी आएगा, ठीक है। n क्रॉस छोड़ देते हैं अभी इसको, ax प्लस bu, u क्या है, इनपुट, इनपुट क्या है u1 u2 से लेकर um तक, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे अगर उसको n मान लिया है तो इसको m मान सकते हैं, ठीक है, दिखा है m क्रॉस 1 है, ठीक है। तो ये हो गया m क्रॉस 1, और ये दोनों भी कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम हो, तो n क्रॉस m, ठीक है। तो इससे हमें b का भी डायमेंशन मिल गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन में देखते हैं y डैश, ठीक है, y डैश यानी y1 से y2 से लेकर yp, ठीक है, yp तक, तो ये क्या हो गया, p क्रॉस m होगा, सॉरी n, हाँ p क्रॉस 1 होगा, क्योंकि सिंगल डायमेंशन मैट्रिक्स है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू सी एक्स, c और x तो हमें पता ही है कि x1 से लेकर xn तक है, n क्रॉस 1, ठीक है। अब क्योंकि y p टाइम्स आ रहा है तो c भी p टाइम्स आएगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा, जो ये नेक्स्ट पार्ट है, तो c का भी डायमेंशन मिल गया, cx प्लस du, यानी आउटपुट में, इन आउटपुट पार्ट में इनपुट का क्या योगदान है, दैट इज u1 से लेकर un तक m क्रॉस 1, और ये हो गया d, तो d का भी डायमेंशन वही होगा जो c का है, c अगर इतने n टाइम्स आ रहा है तो d भी n टाइम्स आएगा, ठीक है। तो c ये भी हो जाएगा, सॉरी p टाइम्स आ रहा है अगर, क्योंकि आउटपुट p है, ये भी p टाइम p क्रॉस m, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि सभी कॉन्स्टेंट्स के भी डायमेंशंस हमें मिल गए हैं, यानी सभी कॉन्स्टेंट्स भी मैट्रिक्स फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है, जिसमें से a है n क्रॉस n, b है n क्रॉस m, c है p क्रॉस n, और d है p क्रॉस m, ठीक है। तो ये हो गया पूरा स्टेट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है मैट्रिक्स फॉर्म में, और इसी मैट्रिक्स फॉर्म से हम किसी भी सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन या किसी भी सिस्टम का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इन मैट्रिक्स के नाम जान लेते हैं। ए है स्टेट मैट्रिक्स, ए वाला पार्ट है स्टेट मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि ये स्टेट के साथ आ रहा है ना, ये स्टेट ऑफ द सिस्टम ही है, स्टेट वेरिएबल्स जो भी हम ले रहे थे, इंडक्टर, करंट, कैपेसिटर, वोल्टेज, कुछ भी। नेक्स्ट है इनपुट मैट्रिक्स, इनपुट मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बी वाली मैट्रिक्स इनपुट के साथ आ रही है, u1 u2 किसी भी सिस्टम का इनपुट है। थर्ड है आउटपुट मैट्रिक्स, दिख रहा है आपको, क्योंकि आउटपुट इक्वेशन में आ रही है। और फोर्थ है ट्रांसमिशन मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी आउटपुट इक्वेशन में, आउटपुट में ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिस्टम, ठीक है, कोई भी सिस्टम
किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे। अभी तक हमने क्या क्या जाना है, एक है ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, ठीक है, दूसरा है डिफरेंशियल मॉडल, तीसरा है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और चौथा है एसएफजी यानी सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, किसी भी सिस्टम को हम इन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब ये सभी फॉर्म्स हम स्टेट स्पेस, स्टेट मॉडल या फिर स्टेट मॉडल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। स्टेट मॉडल फॉर्म कौन सा है, यही है, एक्स डैश इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू और वाई डैश सॉरी वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू। ठीक है, तो इनमें से किसी भी फॉर्म को हम इस मामले, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन हमें पता ही है, पहले देखा ही हमने आउटपुट अपॉन इनपुट करके। डिफरेंशियल फॉर्म भी कोई भी अगर है कि 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस समथिंग करके, ठीक है, तो इससे y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी फॉर्म्स को हम अब स्टेट मॉडल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी यू एंड वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, दिस इज आर। ठीक है, एग्जाम्पल किसी भी सिस्टम का स्टेट मैट्रिक्स निकालने के लिए। ठीक है, एक है आर, दिस इज सी, दिस इज ऑल्सो आर, ये भी सी, और ये वाला पार्ट है वी आउटपुट टी या फिर वी सी टी। ठीक है, और ये हो गया वी इनपुट। ठीक है, तो अब पहले तो हम देख लेते हैं कि हमने ये बताया कि जितने नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स हैं किसी भी सिस्टम में, उतने नंबर ऑफ जितने भी नंबर ऑफ स्टोरेज एलिमेंट है किसी सिस्टम में, उतने नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स हम अपनी पसंद से ले सकते हैं। ठीक है, तो एक मान लेते हैं यहाँ पे ये है I1t और ये दूसरी करंट है I2t। ठीक है, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन कौन से वेरिएबल्स को स्टेट वेरिएबल ले रहे हैं। ये हम देख लें कि कौन कौन सा सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं और हम उन्हें स्टेट वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे नोडल लगाते हैं, नोडल में नोडल लगाते हैं, नोडल में इसको हमने ले लिया V1t। ठीक है, ये V इनपुट है, वो है V1t। ठीक है, तो हमने V1t को मान लिया, V1t को हमने मान लिया x1, ये पहला स्टेट वेरिएबल है, और V2t को हमने मान लिया x2, V2t या फिर VCT को हमने मान लिया x2, जो कि हो गया। तो हमने यहाँ ये दोनों स्टेट वेरिएबल सिलेक्ट कर लिए, है ना। स्टेट वेरिएबल्स हमने V1 V2 दो सिलेक्ट किए, और वो है सॉरी V1 और VC, ये C है, VCT, ये दोनों सिलेक्ट किए, x1 x2 पैरामीटर्स। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, दिस इज प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे नोडल लगाइए, तो नोडल लगाएंगे तो क्या होगा, V1t माइनस V इनपुट अपॉन R प्लस ये वाली करंट कौन सी है, ये I1 करंट है, I1t। ठीक है, और यही होगा नोडल, दिस करंट प्लस दिस करंट प्लस दिस करंट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गई इधर वाली करंट, हो गई ये, इधर वाली करंट हो गई I1t, और इधर वाली करंट क्या हो जाएगी, V1t माइनस VCT। ये वाला जो वोल्टेज होगा वो वही वोल्टेज होगा जो इसके अक्रॉस है। ठीक है, ये वाला वोल्टेज VCT V1t माइनस VCT होल अपॉन R इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन हो गई ये। अब इसको अगर ओपन करके लिख लें तो V1t माइनस V इनपुट, इसको भी हम रहने देते हैं V इनपुट, R प्लस I1t को क्या लिख सकते हैं, C D VC अपॉन DT। ठीक है, प्लस V1t माइनस VCT बाय R। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि हमें डिफरेंशियल फॉर्म अलग करना होता है। यहाँ से डिफरेंशियल फॉर्म अगर अलग कर लें तो क्या आएगा, dVCT बाई dt इज इक्वल टू, बाकी सबको उधर लेकर जाएं, अगर इसको उधर लेकर गए तो माइनस V1t बाय R C, ये वाला C भी नीचे, प्लस V इनपुट बाय RC, ये वाला पार्ट भी इधर गया तो माइनस V1t बाय RC प्लस VCT बाय RC। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाले पार्ट, ये दोनों टर्म सेम आ रहे हैं, तो क्या दिख रहा है, माइनस 2V1t बाय RC प्लस V इनपुट बाय RC प्लस VCT बाय RC। ठीक है, अब देखते हैं, और ये हो गया DVC
टी बाय डी टी। ठीक है, तो अगर हमने वी सी टी को x2 माना है तो ये इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट उसमें लिख लेते हैं। ठीक है, x2 डैश इज इक्वल टू x2 डैश, ये क्या होगा -2v1/rc, और v1 को हमने x1 मान ला है तो क्या होगा -2x1/rc, -2x1/rc। ठीक है, नेक्स्ट क्या है v इनपुट बाय rc। ठीक है, और हाँ इन दोनों के अलावा एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हैं कि v इनपुट को तो हम u लिख सकते हैं ना, v इनपुट को ut लिख सकते हैं। ठीक है, v इनपुट t ही लिखना था शुरू से। ठीक है, बाकी सब जगह पे भी u कर लेंगे ut। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा ut बाय rc। ठीक है, प्लस ut बाय rc। ठीक है, पीछे क्या हो जाएगा vct बाय rc। vct क्या है, vct x2 है, यानी x2 बाय rc प्लस x2 बाय rc। ठीक है, ये मिल गई हमें x2 डैश की इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं x1 डैश के लिए। x1 डैश के लिए क्या कर सकते हैं, सॉरी x1 डैश के लिए ये वाले पॉइंट पर नोडल लगाते हैं, ये वाले पॉइंट पर नोडल। तो ये वाले पॉइंट पर नोडल लगाना होगा तो क्या होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 0। इधर कोई करंट नहीं है तो यानी ये और ये करंट इक्वल टू 0। ये करंट क्या होगी अगर इस पॉइंट को हम VCT ले रहे हैं, है ना, क्योंकि ये सेम पॉइंट है, तो VCT माइनस V1T बाय R। ठीक है, VCT माइनस V1T बाय R, ये हो गया ये प्लस ये वाली इक्वेशन I2T क्या है, I2T इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस विल बी VCT माइनस V1T बाय R प्लस C dVC बाय dt इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसको में भी ये कर सकते हैं कि हमें मिल गया ये डिफरेंशियल फॉर्म जो चाहिए था, dVCT बाय dt इक्वल टू, इसको इधर लेकर जाएं, माइनस VCT बाय R प्लस V1T बाय R, और ये वाला टर्म भी, ये वाला C यहाँ पे RC। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन क्या मिल जा रही है, देखिए ये इक्वेशन VCT जो है, VCT वो कौन सा पार्ट है, हमने पीछे क्या लिया है, VCT लिया है x2। ठीक है, तो ये dVCT भी क्या हो जाएगा x2 डैश, इधर ही लिख लेते हैं, x2 डैश इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया x2 बाय RC प्लस V1T की वैल्यू क्या थी x1 बाय RC। ठीक है, अब ये मिल गई हमें दूसरी इक्वेशन। VCT और VIT। ठीक है, तो इस पॉइंट से दो पॉइंट्स हैं, एक ये था V1T। हाँ, एक चीज और है कि V1T की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे x1T निकाला है पिछली स्लाइड में, ये दिस विल बी x1 डैश। x1 डैश क्यों होगा, क्योंकि ये जो DVC निकाला है, ये जो C DVC है, ये वाले पॉइंट में दिस प्लस दिस प्लस दिस है, तो ये जो DVC है, ये DVC किसके इक्वल होगा V1, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल V1T है। तो ये वाला जो VCT है, ये वाला जो VCT है, दिस विल बी इक्वल टू V1T, और V1T कौन सा वेरिएबल है x1, तो दिस इज x1 डैश। ठीक है, तो नेक्स्ट दो इक्वेशंस आई x1 डैश और x2 डैश। तो x1 डैश के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ये नेक्स्ट उसमें लिखते हैं। ठीक है, x1 डैश के अंदर x1 डैश और x2 डैश। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि x1 डैश और x2 डैश में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। x1 x2 प्लस दिस इज A मैट्रिक्स, देन B मैट्रिक्स, BX, AX प्लस BU, U वाला पार्ट, एंड दिस देन इट विल बी Y इक्वल टू CX। ठीक है, x यानी x1 और x2 यही दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, आउटपुट इक्वेशन में भी। तो पिछली इक्वेशन के अंदर x1 डैश के अंदर देख लें कि x1 डैश में x1 का कंपोनेंट क्या है -2 बाय RC। ठीक है, तो ये आ गया x1 डैश इज इक्वल्स टू -2 बाय RC। ठीक है, ऐसे इक्वेशन खुलेगी x1 डैश इज इक्वल्स टू -2 बाय RC इंटू x1। ठीक है, और फिर x1 की इक्वेशन में x2 का, x1 डैश की इक्वेशन में x2 का क्या कंपोनेंट है, x1 डैश की इक्वेशन में x2 का कंपोनेंट है 1 बाय RC। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन RC। इसी तरीके से x2 डैश में x1 का क्या कंपोनेंट है, x2 डैश में x1 का कंपोनेंट है 1 बाय RC। ठीक है, तो दिस विल बी 1 बाय RC, और x2 डैश में x2 का क्या कंपोनेंट है, x2 डैश में x2 का कंपोनेंट है -1 बाय RC।
ठीक है, तो दिस विल बी -1/RC। ठीक है, इसी तरीके से B और U का कंपोनेंट पहली इक्वेशन में देखते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन के अंदर U का कौन सा कंपोनेंट है, 1/RC, और x2 डैश के अंदर U का कोई कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो यानी 1/RC, और ये हो गया 0, और ये हो गया UT यानी इनपुट वैल्यू 1। ठीक है, और इसी तरीके से आउटपुट वैल्यू भी, ये जो आउटपुट ऑफ ये पार्ट है V आउटपुट T इज टू C DEC बाई dt, इससे आउटपुट की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, V आउटपुट T इज टू 1/C, या फिर IC करंट, IC इज इक्वल्स टू C dV आउटपुट अपॉन dt, तो इससे V आउटपुट का कंपोनेंट निकल जाएगा 1 ये बाई C इज इक्वल्स टू आउटपुट V आउटपुट डैश या फिर Y। ठीक है, Y की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, और इस तरीके से लास्ट मैट्रिक्स भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो स्टेट स्पेस एनालिसिस में किया वो पार्ट है कि स्टेट वेक्टर्स क्या है, स्टेट वेरिएबल्स क्या है, स्टेट ऑफ इक्वेशन क्या है या स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, स्टेट वेक्टर्स क्या है, और ABCD कॉम्पोनेंट्स जो उनके डायमेंशंस क्या है। तो ये इतना पार्ट हम अभी कर चुके हैं। फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में क्वेश्चंस और कुछ और कॉन्सेप्ट्स स्टेट स्पेस एनालिसिस के देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।